हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर मेरी आवाज आ रही है तो फटाक से बताइए। और आपका पसंदीदा फॉर्मेट आ चुका है आपके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलो, मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करो तो अपन फटाक से लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। चलो, वेरी गुड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एक अवार्ड है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, राइट, डिटेल में। फिर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा पीओसी का जो इलाका है, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट टू बी फॉरगेटन, तो इस फंडामेंटल राइट के बारे में भी एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में, राइट। और इसके अलावा क्लीन गंगा फंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। एक ग्लोबल सर्वे हम लोग को देखने को मिला है 143 कंट्रीज का। ये डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर, यानी कि डिजिटल ट्रेड को कौन सी कंट्री ने तेज करने के लिए काम किया है, बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो इस पर एक सर्वे हुआ है, इसकी हम लोग बात करेंगे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, राइट। एक PLI स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये स्पेशलिटी स्टील के लिए है। तो ये स्पेशलिटी स्टील क्या होता है, क्योंकि PLI के बारे में तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं डिटेल में कि ये स्कीम होती क्या है, बट यहां से आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशलिटी स्टील से उठाकर। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर एक एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आर्मेक्स 21 के बारे में बात करेंगे, हालांकि इसके बारे में पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलो, समय नहीं वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड के बारे में। एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, राइट। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वाइस एडमिरल विनय बधवार, ये एक चीफ हाइड्रोग्राफर हैं इंडिया के। इन्हें एलेक्सेंडर ड्रेम्पल अवार्ड जो है वो मिला है, राइट। और किससे मिला है? ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला है। ये अवार्ड जो है वो किनको दिया जाता है? तो जो लोग हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी की फील्ड में अगर जो अच्छा अपनी यानी कि परफॉर्म करते हैं, नए नए इनोवेशंस लेकर आते हैं, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए विनय बधवार को, जो वाइस एडमिरल हम लोग को चीफ हाइड्रोग्राफर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उन्हें ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो हाइड्रोग्राफी होती क्या है, इसको समझने के लिए सिर्फ ये चीज आप ध्यान में रखो कि मतलब जैसे कि आपको शिप दिखाई दे रही है। अब शिप के नीचे जो हम लोग को समुद्र देखने को मिलता है, उसमें आप देखिए सी बेड पर जो लैंडफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको मैप करने के लिए, पता लगाने के लिए कि मतलब नीचे सी बेड पर जो है वो क्या क्या चीज है, किस प्रकार का लैंडफॉर्म है, राइट। तो उसकी मैपिंग प्रॉपर तरीके से करने के लिए। और दूसरी बात ये मतलब कार्टोग्राफी बेसिकली आपको पता होगा कि एक हम लोग को मतलब कार्टोग्राफी का मतलब मैप्स बनाना, मैप डिजाइन करना, तो उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, राइट। तो ये आर्ट और साइंस है, डिजाइनिंग, कंपाइलिंग, अपडेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉटिकल चार्ट्स की। और नॉटिकल चार्ट्स एक स्पेशल टाइप होते हैं मैप के, जो मरीन नेविगेशन के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखो देखो, समुद्र में हम लोग को देखने को मिलता है ना कि मतलब जैसे जो सेलर होते हैं, जो शिप चला रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, रूट क्या है। तो वो समुद्री रूट, राइट, उसको बनाने के लिए ये नॉटिकल कार्टोग्राफी हम लोग को देखने को मिलती है। कार्टोग्राफी तो आपको पता है कि मैप बनाने का आर्ट जो होता है, वो कार्टोग्राफी हम लोग को देखने को मिलती है। नॉटिकल कार्टोग्राफी यानी कि समुद्र समुद्र का मैप आप ये कह सकते हो, तैयार करने का आर्ट और साइंस हम लोग को नॉटिकल कार्टोग्राफी देखने को मिलती है। तो इस फील्ड में, इस डिसिप्लिन में जो है वो इनको अवार्ड दिया गया, हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के लिए। क्लियर है यहां तक बात है आपको? चलो, वेरी गुड। स्टूडेंट्स आंसर भी लिख रहे हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, वेरी गुड। अब देखो, एलेक्सेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, ये अवार्ड जो है किसके नाम पर रखा गया? तो एलेक्सेंडर डेल रिम्पल जो थे वो कौन थे? ये पहले हाइड्रोग्राफर थे एडमिरलिटी के। एडमिरलिटी यानी कि ब्रिटिश नेवी के पहले ये हम लोग को हाइड्रोग्राफर देखने को मिले थे। और 2006 में ये अवार्ड जो है वो शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल हम लोग को देखने को मिल रहा है, फर्स्ट हाइड्रोग्राफर ऑफ ब्रिटिश एडमिरलिटी, राइट, ब्रिटिश नेवी की तरफ से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस अवार्ड के जो विनर जो होते हैं, विजेता जो होते हैं, उनको सेलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति, यानी कि एक मतलब चीफ कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की। तो इनके द्वारा पूरे दुनिया भर में
हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के जो मानक जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, तो उसको देखते हुए ये अवार्ड जो है वो उन्हें दिया जाता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के अवार्ड्स होते हैं ना, थोड़े से हटकर वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनका नाम भी थोड़ा ध्यान में रखना, वाइस एडमिरल विनय बदवार। तो इनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पेपर 1 से रिलेटेड एक छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ। तो देखिए, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिले हैं, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये शेड्यूल्ड है, राइट, इलेक्शन। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 53 सीट्स के लिए, और यहां पर लगभग 20 लाख वोटर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्रेजेंट पोजीशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आजाद जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान दो इस टॉपिक पे। 1949 में जो हम लोग को सीज फायर देखने को मिला था, मतलब कि युद्ध विराम देखने को मिला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में का जो पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, वो कौन सा पार्ट है, तो अर्ड्सवाइल, मतलब कि पहले का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है, उसका कुछ पार्ट हम लोग को, कुछ पोर्शन जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तानी फोर्सेस के कब्जे में है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर क्या कहता है? पहली बात तो ये क्लियर करता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, बट ये पार्ट है कश्मीर, लिबरेटेड पार्ट ऑफ कश्मीर है, यानी कि कश्मीर का विमुक्त हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट पेज में, जब हम बात कर रहे हैं इसके आर्टिकल 257 के, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या कहता है कि when the people of state of Jammu and Kashmir, ध्यान से सुनना, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, मतलब कि जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे, राइट, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड स्टेट, यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात हो रही है, शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। तब पाकिस्तान और राज्य के बीच संबंध उस राज्य के, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की यहां पे बात हो रही है, उसके निवासियों की इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। तो पाकिस्तान ये क्लियर करता है कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर मतलब पीओके वाला जो हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है, जो विवादित हिस्सा है, वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। तो ये चीज वो कंफर्म कर ही देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, बता देता है आर्टिकल 257 से। बट ये साथ में ये भी बोलता है कि पाकिस्तान का पार्ट ये कब बनेगा, जब अर्ड्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जब ये शामिल होने के लिए एग्री करेंगे। तो जब लोगों की इच्छा होगी, उस क्षेत्र के, कश्मीर के क्षेत्र के लोगों की इच्छा होगी, तब उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसका पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर रखिएगा। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम लोग को क्या देखने को मिलता है और किस प्रकार से इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इसका हम लोग को देखने को मिलता है इस क्षेत्र का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है उसने लिस्ट करी है 4 प्रोविंसेस। कौन सी प्रोविंसेस पाकिस्तान के अंदर? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और सभी के सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी भी पाकिस्तान सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें देखने को मिलता है। और ऑल पावरफुल कश्मीर काउंसिल, जिसमें 14 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं, राइट। तो इस बॉडी के अंदर ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमें एक चीज क्लियर होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पहली बात तो पाकिस्तान ने बोला कि वो उसका हिस्सा नहीं है, बट वो हिस्सा कब बनेगा, जब वहां के लोग की इच्छा होगी पाकिस्तान में शामिल होने की। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसका शासन प्रशासन कैसे होता है, तो पाकिस्तान ही करती है। एक 14 मेंबर की बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। एक काउंसिल हमें देखने को मिलता है जिसके हेड होते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और फिर ये इसका जो है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और असेंबली जो होती है ये वाली, राइट, वो 5 ईयर के टर्म्स के लिए होती है। और लेजिस्लेचर जो होते हैं इसके, वो एक प्राइम मिनिस्टर और इवन एक प्रेसिडेंट को भी अनाउंस करते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और पीओके जो है गाइस, ये ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। और पाकिस्तान की जो आर्मी जो है वो जितने भी आर्बिटर, मतलब कि फाइनल आर्बिटर, मतलब कि जितने भी मामले होते हैं, उसका अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है कश्मीर से रिलेटेड पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
अब इंडिया क्या बोलता है पीओके के ऊपर? तो वैसे तो पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट था एक टाइम पर, तो पीओके तो डेफिनेटली हमारा ही पार्ट है। द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा ही पार्ट है, राइट। ये इंडिया का स्टांस हमें देखने को मिलता है, अभिन्न अंग है, राइट, भारत का पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। और और ये 1947 से ही ऐसा है, और इंडिया ने क्लियर कर दिया पूरे दुनिया भर को कि अगर कोई भी मामला अगर उठता है इंटरनेशनली, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी मामला उठता है, तो इंडिया हमेशा एक ही चीज बोलती है कि पीओके हमारा इंटरनल मैटर है, राइट, किसी और कंट्री को इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिएगा कि हमारा स्टांस बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पार्ट है किसका? यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बात कर रहा हूं यूनियन टेरिटरी की, अब वो स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जब से नया मैप आया है तब से आपको अगर पूछ लिया जाए कि पीओके किसका पार्ट है, बताओ यूटी लद्दाख का या यूटी जेएनके का, तो यूटी जेएनके का आपको ध्यान में रखना है। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो किसका पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है? तो लद्दाख यूटी का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए गिलगित बल्तिस्तान को लेकर मैंने एक सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, जैसे ही आपकी ये क्लास एंड होगी तो उसके बाद जो है मैं वो वीडियो आपके इसमें टीचमेंट पर जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप देखिएगा टीचमेंट के स्टडी मटेरियल वाले कॉलम पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे। और होपफुली कल आपने राज्यसभा से मैंने बिग पिक्चर का वीडियो जो है वो अपलोड किया था, वहां पर मेंशन किया था, तो होपफुली सभी लोगों ने देख लिया होगा, राइट। तो चलो गाइस ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बताओ। बाकी गिलगित बल्तिस्तान का मैं टॉपिक आपको भेजूंगा, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर लेना, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया, भुलाए जाने का अधिकार, भारत में भुलाए जाने का अधिकार। आशुतोष कौशिक, ये बेसिकली एक सेलिब्रिटी है, इनकी फोटो भी शायद ब्लर दिख रही होगी, शायद होपफुली आपको अगर पहचान गए होगे तो पहचान गए होगे। रोडीज में, बिग बॉस में ये आ चुके हैं, राइट। तो ये इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ये गए और इन्होंने बोला कि इनके जितने भी वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरनेट से हटा दो, राइट। राइट टू बी फॉरगेटन को इन्होंने जो है वो जोर दिया, यानी कि हवाला दिया इसका, राइट टू बी फॉरगेटन का, राइट। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार की चीज अक्सर कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाती है, राइट, मेंस में भी लिखने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो याचिका में की गई क्या मांग है? तो कौशिक जो है, इनकी जो पिटीशन याचिका जो हमें देखने को मिल रही है, इसमें इंटरनेट पर उनके संबंधित पोस्ट और वीडियोस का उल्लेख किया गया है, जिनकी वजह से ये पिटिशनर जो है उनको इन पोस्ट के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेट पर पास्ट के पुराने जो पोस्ट हैं उनके द्वारा 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, यानी कि एक गलती उनसे हुई थी, जिस गलती के कारण जो है वो मतलब ऐसे कुछ मतलब इनके साथ मतलब कृत्य हुए थे, कुछ एक्ट्स इन्होंने कमिट किए थे, राइट। जो गलतियां हो गई थी उनसे, जैसे होती है ना ह्यूमन से कुछ कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। अब वो वीडियो अपलोडेड है, अब उस वीडियो को बार बार लोग देखते हैं और फिर उनसे सवाल पूछते हैं, तो फिर वो उनके कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल पेन उनके लिए बहुत बड़ा बन गया है। तो कहा जा रहा है कि इंटरनेट से ये सब चीजें जो है वो हटाई जाए। तो याचिका में भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अपने निजी जीवन में गलतियां हो चुकी है, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ में जो है वो काफी मिस्टेक्स कुछ हो चुकी हैं, राइट। और आने वाली पीढ़ी के लिए सार्वजनिक रूप से जानकारी में है। अब देखो, अब इंटरनेट पे तो सब चीज अपलोडेड रहेगी, राइट। अब 50 साल बाद अगर डिलीट नहीं होती, 50 साल 100 साल बाद भी कोई देखेगा तो वो चीज तो अवेलेबल रहेगी, राइट। तो ये पूरी चीज जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल बताई जा रही है, और ये कह रहे हैं कि इनको जो है वो हटाया जाए, राइट। कि ये सब चीजों को, ये इनके बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो या पेन जो है वो इनके ऊपर क्रिएट कर रही है ये सब चीजें, तो बोल रहे हैं कि हटाओ इनको, राइट। तो राइट टू बी फॉरगेटन की इन्होंने बात करी है। तो राइट टू बी फॉरगेटन किसके अंदर आएगा? राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा। और आपको पता होना चाहिए राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 21 के तहत। क्वेश्चन आएगा किस पर्टिकुलर केस में किया गया है? पुट्टू स्वामी केस। ये थोड़ा सा मैं हमेशा आप लोग को वैसे बोलता हूं कि केस वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इस प्रकार से जब चीज सामने आती है न्यूज में, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख लो, पुट्टू स्वामी केस। कि पुट्टू स्वामी केस में जो कि आर्टिकल 21 का हमें देखने को मिलता है, राइट टू लाइफ का, उसमें शामिल कर लिया गया। राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। हम राइट टू लाइफ नहीं बोलेंगे आपसे, जब भी बात करेंगे आर्टिकल 21 की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, कि डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार, राइट। क्योंकि राइट टू लाइफ सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी है। तो इसी के अंदर शामिल कर दिया गया राइट टू प्राइवेसी को,
जो कि पुट्टू स्वामी केस के अंदर किया गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो इन्होंने बोला कि इस केस में मतलब इंडिविजुअल का राइट टू प्रिवेसी जो है उसमें राइट टू फॉरगेटन भी आता है, तो आप जो है वो इंटरनेट से डिलीट करो मेरे आर्टिकल्स। तो अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट से आर्टिकल्स को डिलीट करने की क्या प्रोसीजर है, बताइए। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो राइट टू प्रिवेसी जो है ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर आता है। क्या ये बिल पास हो गया? तो नहीं। क्या ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया है? नहीं, पार्लियामेंट में अभी ये हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है वो पास हो जाए, बट इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी सामने है। वो क्या है तो आगे चल के अभी मैं बताऊंगा। इसको लेकर भी इश्यूज है। तो बिल जो है गाइस ये बात करता है राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में। सेम बिल, राइट, डिलीट करने के बारे में बात करता है। तो राइट टू बी फॉरगेटन का मेनली मतलब है कि एक यूजर जो है वो डीलिंक कर सकता है, लिमिट लगा सकता है, डिलीट करवा सकता है या करेक्ट कर सकता है जितनी भी उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से डिस्क्लोज की है, तो उसको चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर यूजर के पास अधिकार हो। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर देखने को मिलती है। अब इश्यूज क्या हम लोग को इस बिल से एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं? तो मुख्य मुद्दा, मेन जो इशू है वो क्या है कि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी, मतलब कि जो पर्सनल डेटा हम लोग को देखने को मिलता है और इंफॉर्मेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी संवेदनशीलता, राइट, मतलब कि इसकी सेंसिटिविटी को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहां पर चीज समझो, मतलब कि जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मुझे अगर इंटरनेट से ये वीडियोस जो है वो हटाने, वैसे तो मैं यूट्यूब से हटा सकता हूं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेट सपोज कि गूगल, ठीक है, अब वेरियस मेरी प्रोफाइल्स बहुत सारी जगह पर है। अब जैसे कि इस वीडियो को मेरे काफी सारे लोगों ने जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिए। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से हटा सकता हूं, बट अगर किसी और ने अपलोड कर दिया फिर मैं क्या करूंगा? चलो ठीक है, मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ यूट्यूब को कि मेरा कॉपीराइट जो है वो हार्म हो रहा है, बट मैं किन किन को ढूंढूंगा? इंटरनेट से ढूंढना तो बड़ी मुश्किल वाली प्रॉब्लम है ना। मैं कितने लोगों को ढूंढता फिरूंगा, राइट, कि कहां पे डेटा अपलोड हुआ, क्या हुआ, क्या 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 नहीं करता रहूंगा मैं, जब तक अनटिल अनलेस की कोई एक ऐसा टूल ना हो, क्योंकि जो कि सरकार के पास होता है कि एक बार में जो है वो पूरे जितने भी इस प्रकार की कॉपीज है हर जगह से जो है वो हटा दो, है ना। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो अब अगर मुझे इंटरनेट से डिलीट करवाना है तो वो डेटा जो है वो कितना सेंसिटिव है वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि वो ऐसा डेटा जो कि मुझे हार्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे लिए कितना सेंसिटिव है कि नहीं है, वो मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा, वो मेरे लिए कोई दूसरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। मतलब ये क्या बात हुई? ये सबसे बड़ी वो वाली चीज है ना। अब देखो, एक व्यक्ति है, हो सकता है कि किसी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, ये रियल लाइफ में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने साथ भी खुद होता है कि अगर कुछ लोग इस टाइप के होते हैं इमोशनल कि उनको कोई कुछ बोल दे, राइट, गलत, उल्टा सीधा, तो वो बिल्कुल दिमाग में ले लेते हैं कि अरे यार उसने कैसे बोल दिया कि आईएएस नहीं निकलेगा मेरा, उसकी क्या मजाल हो गई, और पूरे दिन बस वो यही सोचते रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, सामने वाले ने बोला कि तेरा आईएएस नहीं निकलेगा, ये बोल देते हैं, हंस देते हैं, बोलते चलो बढ़िया है यार, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, भीख मांग लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो उन लोग क्या होते हैं, मजे लेने वाले लोग होते हैं कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। जिससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद फिर आपसे बोलेगा नहीं बाद में। तो हमेशा एक सीख मेरी तरफ से भी ये याद रखो कि जब भी कोई आपसे बोले कि मतलब बात करे आपसे कि अरे यार तेरा नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बोलना कोई बात नहीं, हम तो वो बैंड बाजा वालों के साथ जो है वो मिलकर बाजा बजाएंगे, क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। तो सामने वाला व्यक्ति फिर आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। जब आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तो अपने आप को ही आप उसके सामने डिमोटिवेट करके हंसने लगो, बोले अरे कर लेंगे यार, कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, जोक की तरह लो, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। आपने अमन जी है आई थिंक, अरे यार इसमें बस टीच में एक थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे पास प्लेटफॉर्म में ये नाम थोड़ा सा क्लियर दिखता नहीं है, और मेरी तो आंखें भी वैसे आज की डेट में पता नहीं क्यों थोड़ा सा दूर का दिखता नहीं है मेरे को। अभी कल परसों की बात है, मेरे बगल में एक दीदी रहती है यहाँ पर, उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया हुआ है बहुत, तो इसके मैं दीदी बोलता हूँ, बहुत बड़ी है वो, राइट। तो वो आ रही थी दूर से, और मैं मतलब कहीं पे जा रहा था, अब मुझे वो दूर से दिखी नहीं, बोलती, मैंने ऐसे हाथ हिला रही थी, मैंने कहा ये कौन है यार। अब एकदम से अपन जानो नहीं किसी को, और फिर एकदम से फिर पता नहीं ना कि हेलो बोलना है कि नमस्ते बोलना है, वो वाली भी एक कहानी हो जाती है। अब कोई मतलब दीदी वीदी है तो हेलो बोला, अब आंटी वांटी है कोई तो उनको हेलो आंटी ऐसे करके बोलना तो ठीक तो रहता है वैसे, बट फिर भी अपन नमस्ते बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो वही वाली चीज, उसमें कंफ्यूजन हो गया। तो वो मैं अभी वापस टॉपिक पे आते हैं, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, सेंसिटिविटी, कि आपके लिए वो कितना डेटा जो है वो आपको हार्म कर सकता है, राइट। आपके लिए वो डेटा आपको कितना हार्म कर सकता है,
तो वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड करेगा कोई और दूसरी बात जो मैंने आपको सीख दी है, कभी भी आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, आप खुद जो है वो उसके सामने डिमोटिवेट हो जाओ। डिमोटिवेट मतलब उस सेंस में नहीं, अपने आप को खुद कर मारो। तो वो बोले, जैसे होता है ना कि आपके ऊपर कोई पानी फेंकने के लिए आपको वो डरा रहा है, कि होता है ना होली के समय पे पानी फेंक रहा है कोई, आप खुद उठाओ उसके सामने जाके बाल्टी और अपने ऊपर डाल लो, ले बेटा। अब क्या, अब वो फिर आपको नहीं छेड़ेगा, फिर आप अपने रास्ते चलते रहोगे। तो वही चीज है कि अभी इस प्रिपरेशन के दौरान एग्जैक्टली मोटिवेशन लाइज विद इन आवर सेल्फ। मोटिवेशन हमारे अंदर ही है, मोटिवेशन हमारे अंदर ही है। वो आपको मोटिवेशन जो है वो इस प्रिपरेशन के दौरान, तो देखो, एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है, एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन जैसे कि मैं तो आप लोग को करता ही रहता हूँ, बूस्टअप करता ही रहता हूँ कि आप जो है वो पढ़ाई पर लगे रहें। और एक लॉन्ग टर्म हम लोग को देखने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म थोड़े समय बाद चला जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या रहेगा कि आप अगर अपने माइंड पर पूरी तरह से बिठा लो कि यार इस एग्जाम को निकालना है, वो पर्पस को बिठा लो कि यार ये एग्जाम मुझे निकालना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे मतलब पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना, राइट। तो वो एक किसी के माइंड में होगा, किसी के माइंड में होगा कि जैसे कि कोई कहीं पर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा बदतमीजी सही होगी किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर, राइट। तो उनके माइंड में आ जाता है और कि मुझे तो एग्जाम निकालना है कुछ भी करके। अब वो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, अब वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दिमाग में आ जाता है कि उसने गई है, अब तो मैं बोलूंगा, वो कौन सा गाना है, अ, मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ ठोकर आके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वही चीज, तो वो कुछ लोग के अंदर वो मोटिवेशन बन जाता है। पर कुछ भी करो, कैसा भी मोटिवेशन लो, अंदर से बिल्कुल वो जिगर जो है वो इस प्रकार से रख के चलना है कि एकदम तगड़ा, एकदम राइट, कि मतलब दिन भर जो है वो लगे रहो। चलो एनीवेज आगे बात करते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, एक इंडिविजुअल का डेटा मतलब वो खुद जानेगा ना यार कि कितना सेंसिटिव है उसके लिए, वो किस प्रकार से उस डेटा को सेंसिटिव मानता है। तो वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल में कहा गया कि आप अब नहीं बताओगे कि आपका डेटा मतलब कौन सा डेटा डिलीट करना है कि नहीं डिलीट करना, आप एप्लीकेशन दो, हमारे ऑफिसर जो है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो देखेगी और वो बताएगी। अमन जी ने बताया कि साइकोलॉजी ऑप्शनल से उन्होंने ये सब चीजें जो है वो कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कमांड करनी। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी इंसान ने अपने सब, बहुत बढ़िया बात करी है इन्होंने, जिस भी इंसान ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया ना, आप अपने अकॉर्डिंग चलने लगोगे। आज की डेट में होता है क्या बताऊं, मेरे साथ भी होता है, मैं तो अपनी बात कर लेता हूँ। मैं अब जैसे मैंने आज टारगेट बनाया कि नहीं यार वो स्टूडेंट को ये फलाना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अब टारगेट अपन का स्टार्टिंग से चालू हो गया। अब टारगेट जो चालू हुआ, अब दिन में आ गया, एकदम से पढ़ते पढ़ते दिन में दिमाग में आ गया, अरे यार बहुत दिन हो गए, कुछ मस्त सा खाया नहीं है, कुछ मस्त सा खाया नहीं है, बहुत दिन हो गए। अब दिमाग में वही चलने लगता है कि अरे यार खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं। अब उठ के अब जाना पड़ता है सब कुछ छोड़ के कि अब नीचे जाता हूँ किचन में और ढूंढना ढांडना शुरू कि यार कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहीं से कोई वेफर्स मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो वो वाली चीज है। तो अपने अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अपने ब्रेन को जो है वो सिखाना चाहिए, राइट, कि कैसे उसे ऑपरेट करना है, ना कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। और जहां आपने अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, यू विल बी द विनर। नो वन विल गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पर कुछ भी नहीं रहेगा। वो डेडिकेशन कब आता है, वो कंटिन्यूटी कब बनती है पढ़ाई में, जब हम अपने माइंड को बोलते हैं कि बेटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और ये आएगी कैसे, धीरे धीरे करके आएगी, ठीक है। बिल्कुल अपने ब्रेन को जो है वो बहुत मतलब एक डायरेक्शन। और पता है मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेडिटेशन में करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर, यानी कि इनिशियल पार्ट सिर्फ ब्रीदिंग पर कंट्रोल करो। और वही एक चीज होती है जो कि आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल करना सिखाती है। लोग करते नहीं है, मतलब आंख बंद करके मस्त बैठ जाओ, सिर्फ अपनी ब्रीद इन करो, सिर्फ ब्रीद आउट करो, उसके अलावा थॉट कुछ मत आने दो माइंड में। क्योंकि जहां आपके माइंड में थॉट आ रहा है, जहां माइंड में थॉट आ रहा है, राइट, वहां मतलब आपको क्या करना है, उसको स्किप करवाना है। क्योंकि ये माइंड ऐसा है, मंकी बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन मंकी है, नई नई चीजें जो है वो लेकर आता रहता है, मंकी माइंड, राइट। तो उसको जो है वो हम लोग को थोड़ा काम डाउन करना है। यही एक प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन की। और जहां आपने ज्यादा नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं, स्टार्ट करो 5 मिनट से। और आप देखना 5 मिनट में हलचल होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। और एक और बहुत बेहतरीन चीज है, संदीप महेश्वरी, नो डाउट सभी लोग आप लोग जानते होंगे उनको। एक बहुत बढ़िया, मैं उनका एक बार सेशन जो है वो सुन रहा था, एक बहुत बढ़िया उन्होंने बात बोली कि जैसे कि अभी शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा कि हमारे माइंड पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा माइंड सोचता रहता है, सोचता रहता है। जहां वो सोचना शुरू करे, आंख बंद करो और और पूछो उससे कि क्या सोच रहा है। अभी आप करो, प्रैक्टिस करो, करो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, यानी नहीं पता, आंख बंद करो, ब्रीद इन करो और माइंड से पूछो कि यार क्या चल रहा है तेरे माइंड में। बिल्कुल सिर्फ शांत हो जाओ और सिर्फ उससे ये पूछो कि क्या चल रहा है, आंख बंद करके, कि क्या चल रहा है।
बताओ मुझे क्या बोल रहे हो? ब्लैंक, एग्जैक्टली ब्लैंक, ब्लैंक, कुछ नहीं बोलेगा वो। और यही चीज आपको करनी है कि आपको उसको सिखाना है कि बेटा क्या करना है, और जहां आपने उसको ये चीज सिखाई, यू विल बी द विनर। चलो आगे की चर्चा करेंगे। This means that while the draft bill gives provision under which a user can seek his data to be removed, but his or her rights are subject to authorization by adjudicating officer who works for data work as data protection authority। अब देखो, यही चीज यहां पर बताई गई है कि आप जो है वो बोल तो दोगे कि ये डेटा जो है वो मुझे डिलीट करवाना है, ये डेटा मेरे लिए सेंसिटिव है, बट वो डेटा कितना सेंसिटिव है, दैट विल गोइंग टू डिसाइड बाय द अथॉरिटी। वो डिसाइड किया जाएगा एक अथॉरिटी के द्वारा। तो ये तो यही एक बड़ा इशू इस पर्टिकुलर बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ये पेपर 2 का भी टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक किसी को कोई इशू है तो बताओ। वेरी गुड, चलो आगे की ओर चलते हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा आएगा क्लीन गंगा फंड से। क्लीन गंगा फंड से आएगा पैसा। तो बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन्फॉर्म किया है कि मार्च 2021 में फंड जो है क्लीन गंगा फंड में जो डिपॉजिट हुए हैं ये 450 करोड़ से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो ये थी न्यूज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लीन गंगा फंड। तो एक ट्रस्ट के तौर पर इसे सेटअप किया गया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, अब क्लीन गंगा फंड में क्वेश्चन बनेगा, क्लीन गंगा फंड में कौन कौन लोग जो है वो पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इंडियंस, इंडियन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन, पीआईओ। पीआईओ को, अच्छा मुझे बताइए कि पीआईओ को जो है वो किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, कौन से ईयर में किया गया है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। पीआईओ को किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, कौन से ईयर में किया गया है, जल्दी बताओ। पॉलिटी की क्लास जिन भी स्टूडेंट ने ली होगी, अरे लिख डाला ओसीआई, और 2015 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओसीआई 2015 में। तो इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया, और ये कहा गया पीआईओ, और इसके अलावा पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के जो कॉर्पोरेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। मतलब गंगा नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, साफ साफ करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कंट्रीब्यूशन जो है क्लीन गंगा फंड का, ये सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी के तहत भी आता है, और इसे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 के अंदर। और क्या क्या एक्टिविटी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो जो घाट्स वगैरह जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, मॉडिफाई करना, एक्सटेंड करना, घाट्स को साफ करना, गंगा नदी का घाट जो होता है उसको साफ करना, फैसिलिटीज वगैरह, एम्यूनिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना इंपॉर्टेंट घाट्स में, जैसे कि टॉयलेट वगैरह वहां पर बनवाना, और बहुत सारी फैसिलिटीज जो कि टूरिस्ट को आवश्यकता होती है। क्रिमेटोरिया मतलब कि शमशान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसका निर्माण करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको एक्सटेंड करना। गंगा ग्राम की यहां पर बात करी गई कि गंगा ग्राम को जो है वो बनवाना। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन, नालास के और ड्रेन्स के, ये करवाना, राइट, बायो रेमिडिएशन। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को इंक्लूड करना। रिवर सरफेस, जो नदी के नीचे का जो सरफेस हम लोग को देखने को मिलता है उसको क्लीन करना, ट्रैश स्किमर्स का उपयोग करके, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ट्री प्लांटेशन करना। तो ये सब चीजें सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है क्लीन गंगा फंड के तहत। अब देखो क्लीन गंगा फंड का क्या महत्व, क्या सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक इनिशिएटिव है। पहला पॉइंट तो गंगा नदी से लोगों को जो है वो नजदीक लेकर आना, जोड़ना, राइट। एंथुजियाज्म लोगों के बीच में क्रिएट करना, एक सेंस ऑफ ओनरशिप इनकलकेट करना, मतलब कि लोग इस भावना को समझे कि गंगा नदी हमारी है, यानी कि वो भावना है, वो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो करवाना, पहला पॉइंट। क्योंकि जब वो इमोशनल अटैचमेंट होगा तब लोग जो है वो स्पेंड करेंगे, और जब वो स्पेंड करेंगे, राइट, तब फंड बनेगा। फंड बनेगा तो उस पर फंड के माध्यम से, पैसों के माध्यम से खर्चा करके जो है वो गंगा नदी को साफ किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ओनरशिप का सेंस, कि मतलब लोग ये माने कि गंगा माता हमारी है और उसे प्रोटेक्ट करने का दायित्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो हमारी है, राइट। तो ये वाली चीज, इसके अंदर काफी मेजर ऑर्गेनाइजेशन और जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलती है।
राइट, सामने आती हैं और आकर गंगा फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। मिशन को स्ट्रेंथन किया जाता है कि मिशन अपना ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि क्लीन और हेल्दी गंगा का है, वो अचीव कर सके। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक क्लीन गंगा मिशन से रिलेटेड। होपफुली आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े तो सिग्नल दे दो, फटाक से अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। थम्स अप दे दो अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। तो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल सर्वे 143 कंट्रीज का हमें देखने को मिला, किसके ऊपर? डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन, मतलब कि डिजिटल ट्रेड को तेज करने के लिए ये एक ग्लोबल सर्वे हम लोग को 143 कंट्रीज का देखने को मिला। यूएनईएससीएपी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इन्होंने रिलीज किया है अपना लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। और हर 2 साल में ये सर्वे किया जाता है। इसका मेन एम ये है कि रिव्यू करना कि मतलब ट्रेड फैसिलिटेशन में रिफॉर्म किस प्रकार से लाया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार से सुधार जो है वो लाए जा रहे हैं ट्रेड को तेज करने के लिए, व्यापार को तेज करने के लिए, राइट, बढ़ाने के लिए। और सर्वे जो है ये 2015 से किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की रीजनल कमीशन जो है, यानी कि टोटल 5 यूनाइटेड नेशन के रीजनल कमीशन जो है उनके द्वारा ज्वाइंटली किया जा रहा है। 2021 के सर्वे के अंदर हम लोग को 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स देखने को मिले, मतलब 58 उपाय देखने को मिले हैं जो कि कवर्ड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तहत, राइट। और इसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है? तो इंडिया ने स्कोर किया है 90.32% कंपेयर टू 2019, जहां पर इंडिया का स्कोर हम लोग को 78.49% देखने को मिला था। यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन के मामले में इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। और क्या 5 इंडिकेटर्स हैं? ट्रांसपेरेंसी में 100% इंडिया का है, राइट। और आप देख रहे हैं कि आज की डेट में इंडिया वेरियस इनिशिएटिव्स भी लेकर आ रही है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, राइट। मतलब तो इनिशिएटिव की यहाँ पर बात हो रही है। अब वो अपलोड हो रही है उसमें प्रॉपर तरीके से चीज या नहीं, वो एक अलग पॉइंट है। बट एटलीस्ट इंडिया का इनिशिएटिव तो हम लोग को देखने को मिला है कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, राइट, इन्वेस्टमेंट में और वेरियस चीजों में, या फिर प्रोजेक्ट जो है वो उसके कंप्लीशन को चेक करने के लिए रियल टाइम बेसिस पर मतलब एक कुछ पोर्टल जो है बनाए गए जो कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराए। तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए इंडिया को 100% स्कोर मिला है। फॉर्मेलिटीज के लिए 95.83% स्कोर मिला है। इसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी रिलेट कर सकते हो, जिस प्रकार से इंडिया की रैंकिंग बढ़ती जा रही है, राइट। तो वो फॉर्मेलिटीज वगैरह कम करी है इंडिया ने, राइट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स और कॉर्पोरेशन, मतलब कि इंडिया ने, जैसे कि आपको पता होगा कि इंक्यूबेटर्स वगैरह की एस्टैब्लिश किया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्टार्टअप्स के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इंक्यूबेटर्स वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी देना शुरू किया कि जो कि उन्हें हेल्प करें, बताएं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, उनको सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो ये चीज देखने को मिली। इसमें 88.89% स्कोर हम लोग को देखने को मिला, राइट। इसके अलावा आगे की चर्चा करें, पेपरलेस ट्रेड की बात करें, पेपरलेस ट्रेड की बात करें, ये 88.89, तो इसको मैं अभी हैंडआउट में सही कर लूंगा, ठीक है, 88.89। और पेपरलेस ट्रेड जो है वो 96.3% हमें देखने को मिला। पेपरलेस ट्रेड की पेपर का उपयोग नहीं करना है, डिजिटल करना है। क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड भी जो है वो 66.67% हमें देखने को मिला। तो ये सब चीजें, ये 5 एरियाज पर जो है वो इंडिया ने, यानी कि की इंडिकेटर्स पर इंडिया का स्कोर हमें देखने को मिला। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द स्कोर, कितना कितना क्या स्कोर है, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इंडिया जो है वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए कहां कहां पर काम करी। तो ये पॉइंट्स, ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह सकते हो, राइट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, पेपरलेस ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, तो इसको आप मेंशन अपने मीन्स में कर सकते हो। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो ज्यादा बताया जा रहा है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट कंट्री से इंडिया का स्कोर काफी ज्यादा है। इवन यूरोपियन यूनियन के रीजन एवरेज से इंडिया का स्कोर जो है वो ज्यादा बताया जा रहा है, राइट। और इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है कंपेयर टू साउथ और साउथ वेस्ट एशिया क्षेत्र की अगर हम बात करें और एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज की बात करें तो इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री की कैटेगरी में आ गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे उपाय जो है, मेजर जो है वो लेकर आई हैं इसी चीज के लिए, जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब इन्होंने किया ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, लाने के लिए। वही चीजों मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, जैसे कि AEBS, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो ये वाली चीज बहुत सारे आप ऑफिस देखिएगा, आप जाइएगा क्राइम ब्रांच में जाइएगा, वेरियस ऑफिस में जाइएगा, मतलब सरकारी ऑफिस में, जैसे कि आईपीएस ऑफिस, मतलब जो होता है ना अपने आसपास जो आईपीएस है, एसपी वगैरह का ऑफिस है, वहां पर आप जाएंगे देखना आज की डेट में बायोमेट्रिक
अटेंडेंस वाला टूल जो है वो वहां पर लगा दिया गया। बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ये टूल लगा दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। कहीं वो होता है ना कि कई बार अटेंडेंस में तो लिख जाती है कि प्रेजेंट हुआ है वो, राइट, मतलब मैन्युअली, बट वो आते नहीं है वहां पर, वो छुट्टी मनाने गए होते हैं कहीं पर फॉरेन कंट्री में। तो ऐसी हरकतें होती है। अब देखो आज की डेट में सरकारी जॉब जैसे लोग जो लेकर आते हैं ना, कई सारे लोग दिमाग में, अरे यार सरकारी जॉब में तो मस्त मजा आएगा, ऐश होगी। अब वो ऐश वाला समय गया। अब जिसको रात में 2 बजे घर आकर सुबह 6 बजे वापस काम पे निकलना है ना, वो जाए सरकारी जॉब में। तो वो वाली चीज है, वो सरकारी जॉब का वो नहीं है रहा कि फैसिलिटी तो मिलती है, वो एक अलग, वो तो कुछ टाइम तक एंजॉयमेंट करोगे आप लोग। आज की डेट में काम बहुत है और जिसको काम करना है मन लगा के वो घुसे। अब और वैसे भी पहली बात तो एग्जाम का नेचर ही कुछ इस प्रकार का यूपीएससी का कि मेहनत करने वाला ही, क्योंकि ये एग्जाम की जो प्रिपरेशन है यही आपको सिखाती है कि आपको फील्ड पर कैसे काम करना है। मतलब कि आप कि कितने, एक तो परसिवरेंस, कितने आप बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है वो रहकर आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि हर दिन का एक तो चैलेंज, हर दिन का टास्क। और ऐसा वैसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत टास्क भी नहीं कि 2-3 घंटे में फिनिश हो जाए, कि अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। कम से कम 6 घंटे तो आपको 1 साल तक रेगुलर देने चाहिए, राइट, रेगुलर बेसिस पर। तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना, राइट। और फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, ये आवर्स जो है वो इंक्रीज होते जाए, तो वो वाली चीज है। तो उसमें एक तो सिलेबस वास्ट, और दूसरी बात अवेयरनेस रखना, माइंड मतलब बार बार रिवाइज करना, जिससे कि माइंड में चीजें रहें। तो वही वाली चीज है। तो आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग करने के पर्पस के लिए एम्प्लॉय का अटेंडेंस लेने के लिए उनकी पंक्चुअलिटी को इंश्योर करने के लिए लाया गया। ई ऑफिस, ई ऑफिस इसका मेन एम ये है कि एफिशिएंट, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, इंटर गवर्नमेंटल और इंट्रा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन और प्रोसेस होनी चाहिए, राइट। तो ई ऑफिस इस चीज के लिए लाया गया कि इंश्योर किया जाए, बढ़ाया जाए ट्रांसपेरेंसी को, राइट, डेटा सिक्योरिटी को और डेटा को, राइट। और जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी कि जैसे कि जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं, जैसे कि कल को आपका सरकारी ऑफिस होगा, राइट, जिस ऑफिस के आप हेड होगे, तो आप क्या करोगे। अब आपको ऑब्वियस ही बात है कि डे टू डे नीड्स के लिए आप नहीं करोगे, बेसिकली आप, आपके अंडर ही रहेंगे काफी सारे रजिस्ट्रार वगैरह, काफी सारे लोग रहेंगे, राइट। तो उनका काम होगा कि मतलब देखें कि ऑफिस में स्टेशनरी की क्या क्या आवश्यकता है, जो भी प्रोडक्ट्स है ऑफिस के अंदर उसकी क्या क्या आवश्यकता है। फिर वो क्या करेंगे, इस पोर्टल के माध्यम से आपसे क्लियरेंस लेकर, इस पोर्टल के माध्यम से मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाला जो पोर्टल हम लोग को देखने को मिलता है, कि उसके माध्यम से ऑर्डर कर देंगे कि इतना सामान जो है वो भिजवा दो इस ऑफिस के अंदर। तो ये सरकारी बेसिकली पोर्टल है, बट यहाँ पर प्राइवेट लोग भी जो है वो अपना लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को और बेच सकते हैं सरकार को। मतलब कि जैसे पहले होता था ना कि टेंडर के बारे में पता नहीं लगता था, आप चाहिए सरकार को, जैसे लेट सपोज की सरकार को अगर हम सिंपल चेयर्स की बात कर लेते हैं, लेट सपोज की सरकार को 50,000 1 लाख चेयर चाहिए, ठीक है। अब वो चेयर ऑफिस के लिए चाहिए, अलग अलग ऑफिस में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब उसका जो टेंडर है लिमिटेड लोगों के पास ही जा पाता था, राइट, जो कि, और इसमें इसमें भी कई बार हम लोग को ऐसा घोटाला देखने को मिलता था कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर को बता देते थे चुपके से कि देखो ये टेंडर आने वाला है, रेडी रहो, मैं तुम्हारा टेंडर ये पास करा दूंगा। अब क्या हो गया, पूरी चीज ओपन हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, तो इससे अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे लोगों को भी कि सामने मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने की, और जिसका भी प्रोडक्ट जो है वो कम कीमत का होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा उसके साथ डील कर ली जाती है। ये वाली चीज यहाँ पर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके अंदर लिस्ट किया जाता है प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल कैटेगरीज के लिए, गुड सर्विसेज की, ट्रांसपेरेंट ये हम लोग को चीज पूरी देखने को मिलती है, ईज ऑफ बाइंग एंड यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, सप्लाई कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है सप्लाईज वगैरह को, पेमेंट्स वगैरह को, राइट। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। तो क्लियर है आपको यहां तक बातें, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को अगर है तो तुरंत पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड। अब देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, बताया था, और कल आपके पास वो ज्ञानशीला आया होगा पीडीएफ, तो उसमें भी मैंने मेंशन कर दिया। बट अभी वाले टॉपिक में उस पर्टिकुलर मंदिर की हम लोग बात नहीं करेंगे तेलंगाना की, कि जिसको अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी हम लोग एक एक मतलब साइट की बात करेंगे जिसे हटा दिया गया है। तो यूनेस्को ने हटाया है, रिमूव किया है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को। क्वेश्चन आएगा लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी जो है वो कहां की है, तो इंग्लैंड आपको ध्यान में रखना है, यूके की ये हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मर्केंटाइल और लिवरपूल से आपको समझ में आई गया वो यूके है ये, बट फिर भी ध्यान में रखना। इस साइट को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एट्रीब्यूट्स कन्वेइंग द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कि मतलब कि जिस चीज के लिए इसको शामिल किया गया था, अब देखो
मतलब किन प्रॉपर्टीज को, किन साइट्स को जो है वो शामिल किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर, जिसमें कुछ यूनिकनेस हम लोग को देखने को मिलती है, जो हिस्टोरिकली कनेक्टेड होती है, कुछ अलग उसमें हम लोग को यूनिकनेस देखने को मिलती है। इंटरनेशनली जिसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है जिन साइट्स वगैरह को, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो इसको इसी चीज से जो है वो हटा दिया गया कि मतलब इसका जो जो वैल्यू जो थी, मतलब कि जो इससे कनेक्टेड जो थी वो अब उतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो उसको देखते हुए उसको हटा दिया गया। कमिटी ने डिसाइड किया कि इसको जो है वो हटाया जाए और इसको हटा दिया गया। वोटेड टू रिमूव लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी, राइट। तो याद रखिएगा, ये हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, यहां पर भी आप देख सकते हैं अपडेटेड ये फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। फॉर्मर फॉर्मर यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मर फॉर्मर यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को पता है, ये नेचुरल या फिर मैनमेड एरिया हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रक्चर हो सकता है कि जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, राइट। कोई ऐसी स्पेस जो कि जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है। इन साइट्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट को किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऑप्शन ए यूएन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या मार्क कर देंगे? ज्यादातर लोग यूनेस्को मार्क करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, बोथ आपको मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को के द्वारा। यहां पर आपको क्लैरिटी की आवश्यकता है, राइट, कि यहां पर क्लैरिटी रखो, ठीक है, क्लियर है बात है। अब यूनेस्को यूनेस्को क्या मानती है कि ये स्लाइड जो है वो ये साइट्स जो है वो क्लासिफाई जो की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर, ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ये किसी प्रकार के कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस रखती है, तो इनको देखा जाता है। मतलब कि सिर्फ वो साइट को ही नहीं देखा जाता कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही नहीं देखी जाती, कि उसकी कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस वो कितना रखती है, उसको भी यहां पर देखा जाता है। और इसे इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये ट्रीटी का नाम क्या है? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसको यूनेस्को ने 1972 में अडॉप्ट किया था। तो इस ट्रीटी के तहत जो है वो साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये लिस्ट जो है गाइस, ये मेंटेन किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो एडमिनिस्टर करती है। और इस कमिटी के अंदर हम लोग को 21 यूनेस्को के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और हर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये पार्ट है लीगल टेरिटरी ऑफ स्टेट का। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में तो आ गई है ये, मान लेते हैं कोई एक एक्स लोकेशन है या साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ चुकी है। अब इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो ये साइट जिस कंट्री के अंदर है वो ही इसे प्रोटेक्शन देगी। तो ये साइट जो होगी वो लीगल टेरिटरी जो होगी स्टेट की, उसी का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इस साइट को जो है वो दूसरी कोई मतलब जैसे मान लिया जाए कि कोई कमिटी बना दो कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी बाहर की इंटरनेशनल, ऐसा नहीं है। अब जिस भी साइट को इसमें शामिल कर दिया जाता है, तो वो कंट्री जो है, जिस कंट्री के अंदर ये साइट है, ये उसका दायित्व होगा कि इस साइट को प्रोटेक्ट करना। बात समझ रहे हो आप? तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो, क्योंकि यहां पर भी क्लियरिटी आपकी चाहिए। इसके अलावा साइट जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो लोकेट की जाती है, और यूनेस्को जो कंसिडर करता है जिन साइट्स को, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि ऐसी साइट जो है उसे प्रिजर्व करके रखो, उसे प्रोटेक्ट करके रखो। इसलिए तो वोटिंग होती है, फिर वोटिंग होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि साइट्स को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी सिलेक्टेड, अब साइट को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क, यूनिकनेस उसकी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और उसके पास कुछ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो जो भी चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो एक पैरा में यहां पर पूरा लिखा हुआ है कि किसी भी साइट को सिलेक्ट करने के लिए ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है। लैंडमार्क, यूनिकनेस उसकी देखी जाती है, ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई होनी चाहिए वो, प्लस ये भी देखना जरूरी है कि कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका है कि नहीं है, राइट। तो तब जाकर एक साइट को जो है वो ये किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब टाइप्स की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं, टाउन साइट्स देखने को मिल सकती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकती हैं, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर या फिर पेंटिंग तक इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। यानी कि कुछ कुछ जगह होती है ना, जैसे कुछ दीवार है उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह की हुई है, राइट।
तो अब उस दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया, उस पेंटिंग को शामिल किया गया, मतलब कि इंपॉर्टेंस जो है वो उस पेंटिंग का है, ना कि उस स्ट्रक्चर का। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसलिए उसे शामिल किया गया, तो वो वाली चीज। और नेचुरल हेरिटेज साइट जो होती है गाइस, ये नेचुरल एरियाज तक ही सीमित हम लोग को देखने को मिलती है। कल्चरल हेरिटेज साइट की बात करी थी। फिर मिक्स हेरिटेज साइट होती है जिसमें नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस दोनों ही होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर कितनी एट प्रेजेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? और आप जिस स्टेट में रहते हैं, आपके स्टेट में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस वो जरूर आप लोग को पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, आज की डेट में 39 हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं। 39 अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, अभी जो है आज की डेट हम लोग को 27 जुलाई 2021 देखने को मिल रही है। आज की डेट में 39 है। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कितनी, और कंफ्यूजन नहीं, वैसे तो आपको मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्जाम में बैठने से पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आपको देखनी, क्योंकि ऐसी चीज होती है ये चेंज होती रहती हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये आपके बिल्कुल फैक्ट अपडेट वाले लिस्ट कॉलम में होना चाहिए कि प्रीलिम्स में बैठने से पहले आप क्या फैक्ट देखोगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसकी है, कौन रिलीज करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, मतलब कि कौन बताती है, तो लिस्ट करती है, तो वो यूनेस्को है। तो आपको यूनेस्को की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना है कि इंडिया के अंदर जो है वो कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप कैसे पता करोगे? आप सिंपल लिख देना, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, और उसके आगे लिख देना सिर्फ गूगल में यूनेस्को। ठीक है, तो अब आपको जो मतलब गूगल में जो आपको पहला पेज ही दिखेगा, उसी पेज में आप चेक कर लेना कि जो यूआरएल जो होता है ना, वेबसाइट जहां पर लिखी रहती है, तो यूआरएल में देख लेना कि यूनेस्को डॉट कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। अब यूनेस्को डॉट लिखा है तो उस पर मार्क करके आप ओपन कर लेना, यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। और 39 एट प्रेजेंट है, ये वाला पॉइंट अभी के लिए क्लियर कर लो आप। अब स्पेशलिटी स्टील क्या है, इसकी हम लोग थोड़ी सी अब चर्चा करने वाले हैं। यहां तक अभी जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो, स्पेशलिटी स्टील की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। सभी को पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है स्पेशलिटी स्टील, इसके लिए जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। तो यहां से आपको उठाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशलिटी स्टील से रिलेटेड। तो इस स्कीम की ड्यूरेशन 5 साल की है, 2023-24 से लेकर 2027-28 के पीरियड की इसकी ड्यूरेशन है। इसमें प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा रहा है, राइट? प्रोडक्शन को, स्पेशलिटी स्टील का, हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा रहा है, राइट? और 3 स्लैब्स हम लोग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के देखने को मिल रहे हैं। 3 स्लैब, लोएस्ट जो है वो 4% का है, हाईएस्ट जो है वो 12% का है, दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर, राइट? और इसमें बजटरी आउटले जो है वो कितने करोड़ रुपए का है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इन्वेस्टमेंट इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट हाँ, कैपेसिटी एडिशन थोड़ा सा ध्यान रखना, 25 मिलियन टन, 25 मिलियन टन का कैपेसिटी एडिशन स्पेशलिटी स्टील का हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कि 25 मिलियन टन एक्स्ट्रा हम लोग स्पेशलिटी स्टील जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, राइट? मतलब हमारी कंट्री के अंदर। और साथ ही साथ स्कीम जो है गाइस, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी 5,25,000 लोगों को, और जिसमें से 68,000 जो है उन्हें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। 5 कैटेगरी हम लोग को स्पेशलिटी स्टील की देखने को मिल रही है, जिसे चूज किया गया है इस स्कीम के लिए। कोटेड या फिर प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स है, हाई स्ट्रेंथ या फिर वियर रेजिस्टेंट स्टील हम लोग को देखने को मिल रही है, स्पेशलिटी रेल्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, स्टील वायर्स हैं, और इलेक्ट्रिकल स्टील्स हैं। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशलिटी स्टील के हम लोग को देखने को मिलता है। अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। स्पेशलिटी स्टील से आप क्या समझ रहे हो? स्पेशलिटी स्टील से आप क्या समझते हो? बताओ जल्दी। बस सिर्फ सोचो, गलत आंसर दो भले ही, बट आंसर जरूर दो। क्या लग रहा है आपको स्पेशलिटी स्टील, सिर्फ इस वर्ड को सुनकर, इस वर्ड को सुनकर क्या लग रहा है? किसी प्रकार की स्पेशल, राइट? हाँ, स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्टील विद स्पेसिफिक वर्क, यूनिक, हाँ, स्पेशल काइंड ऑफ स्टील, वेरी गुड, सिंपल। स्पेशलिटी स्टील, स्टील मतलब स्पेशल काइंड ऑफ स्टील। अब स्टील स्पेशल कैसे बनेगी?
जब हम उस पर कुछ चीजें ऐड कर देंगे, जब हम क्या करेंगे, उस स्टील को किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसा आप लोगों ने मेंशन किया, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको यूज में लाएंगे, राइट? बिल्कुल मिक्स करेंगे उसको अलॉय के साथ, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो स्पेशलिटी स्टील जो है ये वैल्यू एडेड स्टील है, स्टील पर वैल्यू एडिशन करना, कोटिंग करना, प्लेटिंग करना, हीट ट्रीटमेंट एटसेट्रा, राइट, कि जिससे कि स्टील को कन्वर्ट कर दो हाई वैल्यू एडेड स्टील में। और स्टील जो है वो वेरियस वेरियस स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन, जैसे कि डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, पावर हो गई, राइट, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, राइट, तो इस इन सब एरियाज पर, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे एरियाज पर जो है वो हम लोग इसका उपयोग कर सके हैं, स्पेशल पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, स्पेस में जाने के लिए, राइट, बनाने के लिए, जो हमारे कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, राइट, वेसल्स वगैरह होते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो है वो हम लोग स्पेशल टाइप के स्टील का उपयोग करें। तो जब स्टील की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जब उसके साथ जुड़ जाती है, शामिल हो जाती है, तो वो स्पेशलिटी स्टील हम लोग को देखने को मिलती है। अब प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के साथ इसे कनेक्ट क्यों किया गया, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है 102 मिलियन टन स्टील का इंडिया के अंदर 2020 और 21 में, उसमें से मात्र 18 मिलियन टन ही वैल्यू एडेड स्टील या फिर स्पेशलिटी स्टील जो है वो प्रोड्यूस की गई है। यानी कि हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को क्यों लाया जा रहा है? पहली बात तो आप जितनी भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है वो देखेंगे, उनका मेन फोकस, मेन एम यही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, राइट? तो वो वाली चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 6.7 मिलियन टन इंपोर्ट जो है वो 2020 और 21 में हम लोगों ने किया था, और 4 मिलियन टन इंपोर्ट जो है वो स्पेशलिटी स्टील का ही हम लोगों ने किया था। और इसमें हम लोग का जो फॉरेक्स एक्सपेंडिचर जो है वो 30,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो इतना पैसा जो है वो हम लोग बचा सकते हैं अगर हम जो है वो स्पेशलिटी स्टील जो है वो बनाना शुरू कर दें, आत्मनिर्भर बन जाए स्पेशलिटी स्टील में, राइट? तो ये हम लोग को जो है वो फायदा मिल सकता है इस चीज का। और दूसरी बात, इससे डायरेक्ट रिलेशन इसका ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ेगा, और हमारा तो टारगेट भी है। जरा बताओ हमारा जीडीपी को बढ़ाने का टारगेट जो है वो कितना है और कौन से ईयर का है? तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। बिल्कुल 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर कब तक हम लोग कर रहे हैं? 2024-2025 तक का हमारा टारगेट है, राइट? 2024-2025 का। और बिल्कुल 2025 भी जो आप लोगों ने लिखा है वो भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये वाली चीज जो है, बट 2024-2025 का जो टारगेट है वो इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो आया था, तो उसको इसलिए हम लोग 2024 को जो है वो कंसिडर करेंगे, 2024-2025 को, राइट? वैसे कई सारी जगह पर 2025 भी है, मेरे ख्याल से यूपीटीसीएस में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और आई थिंक आंसर की में 2024 शायद से इसको करेक्ट जो है वो आयोग ने मार्क किया था 2024 को, राइट? एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है 2024 या 2025 का, बट इकोनॉमिक सर्वे में 2024 मेंशन किया गया था। अब आगे की चर्चा करते हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल की। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये बिल जो है गाइस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। इसका मेन एम ये है कि प्रिवेंट करना स्टाफ को, जो गवर्नमेंट ओन्ड यानी कि सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, तो उसके जो स्टाफ है, जो काम करते हैं कारीगर, उनको प्रिवेंट करना कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, राइट टू स्ट्राइक, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन बी लीगल राइट है? बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, राइट टू स्ट्राइक जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट है। तो आप देख सकते हैं, हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंडर, बट राइट टू स्ट्राइक जो है, ये सभी को दिख रहा है ना? बड़ा कर दूं क्या? ये बड़ा भी नहीं होगा शायद, नहीं होगा, चलो इतना ही है, सुन लो। और राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, बट राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट, और उसका स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन जो है, जो अटैच्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको क्लैरिटी रखनी है कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट, इट इज लीगल राइट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये बिल सामने हम लोग को देखने को मिला है,
जो इंट्रोड्यूस किया गया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, नाम से में आ रहा है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, ऐसी डिफेंस सर्विसेज जो कि एसेंशियल है, राइट। और आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन यही बताया जा रहा है कि स्ट्राइक नहीं कर सकते वहां के स्टाफ। इस बिल का हाईलाइट क्या है, तो अनिवार्य रक्षा सेवाएं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, इनको जारी रखने के लिए कंट्री की सुरक्षा और अधिकांश जन जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने और इससे संबंधित या अनुशांसिक विषयों के संबंध में प्रावधान करता है। तो मतलब कि एसेंशियल, ये जो डिफेंस हम लोग को बिल देखने को मिल रहा है, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका मेन फोकस यही है कि हमें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो डिफेंस वगैरह के बनाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि वेपन्स वगैरह बना रही हैं। अब ये तो बहुत एसेंशियल है, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए वाली सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये बनना बंद हो जाएगा तो और किसी प्रकार की एकदम से अचानक से हमें जरूरत पड़ जाती है, नीड पड़ जाती है, तो हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसी गंभीरता को देखते हुए ये वाली चीज यहाँ पर शामिल की गई कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पर्टिकुलर बिल। और सरकार उल्लिखित सेवाओं, यानी कि अभी जो सर्विसेज की हम लोगों ने बात करी है, इसको अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई सरकार को। तो आप ध्यान में रखिएगा, मतलब एसेंशियल सर्विसेज जो है वो कौन सी होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सरकार, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि डिफेंस जो है वो किसके अंडर आती है? यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है ना। और बताओ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किस शेड्यूल में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। तो इसमें अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, तो उसमें हड़ताल और तालाबंदी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि वहां के वर्कर जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड किसके अंडर आती है? तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर ये हमें देखने को मिलती है, जो कि सरकार का एक आर्म है, राइट। और जून में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इसका कॉर्पोराइजेशन, निगमीकरण, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। और हमने ये भी बात करी थी कि इसके निगमीकरण के कारण यहाँ के जो वर्कर्स हैं, अब उनको थोड़ी सी टेंशन होने लगेगी, वो प्रोटेस्ट करेंगे, और इनका प्रोटेस्ट अभी एट प्रेजेंट बढ़ रहा है, राइट। और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 7 शेड्यूल के अंदर ये आता है, राइट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो, 41 फैक्ट्रीज एम्यूनिशन प्लान के अकॉर्डिंग, 41 फैक्ट्रीज एम्यूनिशन और दूसरे इक्विपमेंट जो है आर्म फोर्सेस के लिए, ये बेसिकली 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, कि 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज का पार्ट है। और गवर्नमेंट जो है गाइस, ये मतलब ये चीज इसलिए लेकर आई, इसका कॉर्पोराइजेशन इसलिए गवर्नमेंट ने किया क्योंकि वो चाह रही है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर एफिशिएंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। क्योंकि कॉर्पोरेशन करने में क्या होता है कि स्ट्रिक्टली चीजों को चेक किया जाता है, कि वर्कर्स के आउटपुट को इंडिविजुअल लेवल पर चेक किया जाता है, राइट। और अगर उसका आउटपुट ठीक नहीं है तो फिर उसको हटा भी दिया जाता है। सेम वही आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, एंटर करते हो, क्या देखने को मिलता है? अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल गोइंग टू सक्सीड, कंटिन्यू करोगे ऑफिस को। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपको हटाया भी जा सकता है, राइट। और वेरियस सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के डर के कारण जो है हमें देखने को मिलता है कि अभी वर्कर जो है वो स्ट्राइक पर उतरने पर प्लानिंग कर रहा है, राइट। और काफी सारे फेडरेशन ने अनाउंस भी किया है कि वो स्ट्राइक जो है वो करेंगे, राइट। मतलब इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो करने वाले हैं, अनिश्चित कालीन हड़ताल जो है वो शुरू करने वाले हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो है वो सरकार ने जून 30 को जो है वो लेकर आ गई थी, और अभी इसी को जो है वो बिल बनाया जा रहा है, राइट। और कौन कौन अफेक्ट होगा इससे? तो 70,000 एम्प्लॉइज 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, राइट, जो कि खुश नहीं है। उनमें से कुछ लोग खुश नहीं है इसके कॉर्पोराइजेशन को लेकर, निगमीकरण को लेकर, क्योंकि इनकी सर्विसेज और रिटायरमेंट कंडीशन को ये इंपैक्ट करने वाला है, राइट। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड बेस हम लोग को इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस हार्डवेयर और इक्विपमेंट का देखने को मिलता है। आप देखो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ही हम लोग जो है वो वेपन्स वगैरह बनाते हैं। डिफेंस को या हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसको क्या नीड है, राइट, तो उसकी नीड्स को फुलफिल हम लोग करते हैं। तो इसी चीज पर, यानी कि आर्म फोर्सेस के लिए
मतलब पूरी चीज फुलफिल करवाने के लिए इंडिया में ही ये पूरी चीज होती है, तो मतलब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस एरिया पर, इस डिफेंस के सेक्टर पर, राइट। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक हम लोग को सेक्टर देखने को मिलता है, और ये अगर बंद होगा इसमें, जैसे मान के चलो कि इसमें जैसे कंटिन्यूटी अगर किसी प्रकार की डैमेज होगी, हार्म होगी स्ट्राइक वगैरह के कारण, इस प्रकार के रीजन के कारण, तो फिर डिफिकल्टी जो है वो आ सकती है काफी ज्यादा। तो इसी इसी सब चीजों को देखते हुए इसको जो है वो एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया है। और आज की डेट में आवश्यकता है कि एसेंशियल जो डिफेंस सर्विसेज जो है उनके मेंटेनेंस की आवश्यकता है, राइट। और सिक्योर करना हमारी नेशन की सिक्योरिटी को, लाइफ और प्रॉपर्टी को, पब्लिक की एट लार्ज, जिसके बारे में स्टार्टिंग में हम लोग ने बात करी थी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इस प्रकार की चीजें। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? अब अपना आखिरी टॉपिक आ गया है, आखिरी टॉपिक को कवर करेंगे अब। इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ। चलो, वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं हम लोग आर्म X-21 की। इसके बारे में हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, माउंटेन रेंजेस में कंडक्ट किया गया है। ये प्रमोट कर रहा है एडवेंचर एक्टिविटी को, राइट। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, काराकोरम पास कहां पर है? तो लद्दाख में आपको ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड के अंदर हम लोग को मलारी देखने को मिलती है, ठीक है, ये लोकेशन। तो ये लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखो, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो काराकोरम पास से शुरू हुआ और मलारी में उत्तराखंड के अंदर ये खत्म हुआ, ये वाली एक्सरसाइज RMX-21, ठीक है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो है वो लेक्चर पूरा फिनिश होता है। और सबको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बता दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। कल मिलेंगे। अमन जी, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्चुअली क्या, मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले पढ़ाया करता था, बट अभी उससे क्या हुआ है कि मेरा थोड़ा सा लिंक टूट गया है। एंड आई डोंट वांट कि जिस सब्जेक्ट पर मेरा लिंक नहीं है तो उस सब्जेक्ट पर जो है वो मैं नहीं लेता हूँ क्लासेस। क्योंकि क्या रहता है कि ये आपके सिविल सर्विसेज की बात है। अगर कोई और दूसरा एग्जाम होता, वनडे एग्जाम होता, तो भी समझ में आता है कि चलो ठीक है यार, फटाफट पढ़ाई करके आपको जो है वो बता दिया। बट इसमें मैं जब तक किसी टॉपिक की डेप्थ पे नहीं आता हूँ तब तक फिर मैं उसको मतलब सामने लेकर नहीं आता हूँ। ये मेरे अंदर एक थोड़ा सा दिक्कत वाली कहानी है। और अभी भी जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, आपने देखा वो कल भी मैंने इकोनॉमिक्स के काफी सारे वो भेजे थे आपको, क्योंकि मेरा काम यही रहता है, मैं पहले सीखता हूँ चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर, फिर उसको जो है वो आपको सिखाता हूँ। अभी जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पर अपनी कमांड बिल्डअप कर रहा हूँ, मेरी कमांड इकोनॉमिक्स पर थोड़ी सी नहीं है, तो उस पर बहुत अच्छी कमांड बिल्डअप करूंगा, फिर आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज लेकर आऊंगा। जैसे कि अभी जीएसटी, जीएसटी को इतने बेहतर तरीके से मैंने सीख लिया कि क्या बताऊं आपको मैं। मतलब ऐसा है कि जीएसटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। तो वो जीएसटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा एक बार इकोनॉमिक्स अपनी तरफ से, मतलब एकेडमिक्स अपना कंप्लीट करूं इकोनॉमिक्स के ऊपर, सिविल सर्विसेज लेवल का, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मेन चीज ये है कि यार कहानी क्या होती है कि कई बार लोग जो है वो एक दिन की पढ़ाई करके पढ़ाने लगते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब तक मैं पूरी चीज डेप्थ में नहीं चले आऊं तब तक फिर मैं उसको इसमें लेकर नहीं आता, प्रोफेशन में लेकर नहीं आता। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि उसको क्या होता है कि जब आप खुद नहीं जानोगे और फिर आप उसको प्रोफेशन में लेकर आओगे तो आप सिर्फ मतलब अपने साथ ही गलत नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरे का जीवन आप खराब कर रहे हो, मतलब दूसरों को अपने साथ अटैच करके ये चीज खराब कर रहे हो। तो वो चीज जो है वो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही एडवाइस रहती है सभी से, स्पेशली टीचर से, कि टीचर को तो कभी ये गुनाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार आप टीचर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आए और उसको आप उस लायक बनाओ कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। तो आप सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो, आप उसको उसकी लाइफ जो है वो सुधारने का काम कर रहे हो। तो वो चीज टीचर्स को हमेशा करनी चाहिए। वो काफी सारे लोग नहीं करते हैं यार, काफी सारे लोग जो है वो ऐसे ही बस चलता रहता है कहानी। अब क्या करें, अब छोड़ो, अपन किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहते, बट ठीक है। बट यही है, एक एडवाइस है, सभी को ऐसा करना चाहिए यार, कि आपको पहले आप अपनी तरफ से इतने अच्छे स्ट्रांग बन जाओ कि यार एटलीस्ट आप जो चीज पढ़ाओ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं बताऊं क्या करता हूं, मैं जब कोई भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक पर क्वेश्चंस ढूंढता हूं पहले, कि यार स्टूडेंट के माइंड में कहां, किस एरिया पर स्टूडेंट को डाउट आएगा, उस एरिया को पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, जिससे कि डाउट की कोई गुंजाइश ही ना हो। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्लास लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस समय उनको डाउट नहीं आता, फिर बाद में डाउट आता है, फिर बाद में डाउट आया, क्लास खत्म हो गई, फिर डाउट जो है वो किससे पूछे, उनको बड़ी टेंशन होती है। तो इसलिए मैं पहले ही वो चीज क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मैं जब खुद चीज पढ़ रहा हूं और मैं बिल्कुल स्टूडेंट के तौर पर पढ़ता हूं, एक सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट, किस किस क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरत है सिलेबस में से, सिविल सर्विसेज के नेचर में क्या चीज जरूरत है ये देखता हूं मैं। और फिर मैं देखता हूं
कि यार ये डाउट जो है वो किन एरिया पर अब आएगा, कंफ्यूजन किन एरिया पर आएगा, क्योंकि मैं उठाता हूं उसी चीज को जिस एरिया पर आपको कंफ्यूजन आता है। चलो एनीवेज, अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।